हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बजट पर आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ला रहा हूँ। ये वो एमसीक्यू हैं जिनको आप स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। स्टार्टिंग में 3 से 4 या 5 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो बेसिक स्ट्रेटेजी के वाले होंगे, जो जनरल एमसीक्यू होंगे बजट पर। उसके बाद जो आज 2026 का बजट है उस पर एमसीक्यू रहने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल ही जाएगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया, फिर इंडिया की बात करें तो पहला बजट कौन लेकर आया था, आपसे वो पूछा गया है। 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर आपके सामने स्क्रीन में है। जो पहला बजट था वो आर के शनमुखम चेट्टी जी की बात करेंगे। ये 26 नवंबर 1947 को लेकर आए थे और पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, और फाइनेंस मिनिस्टर ही बजट लेकर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दाम देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलते हैं आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की बात करेंगे। प्रेजेंटेड हर डैश कंसेक्यूटिव बजट ऑन 1 फरवरी 2026। आज जो बजट पेश करा गया, बजट लाया गया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ये कौन सा उनका बजट सेशन था, कौन सा कंसेक्यूटिव बजट था, 7th 8th 9th या फिर 10th? क्योंकि पिछले कुछ सालों से यही बजट सामने ला रहे हैं, क्योंकि यही फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के। एक बेसिक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बजट किसने प्रेजेंट करा, तो निर्मला सीतारमण जी ने करा था। बट ये कौन सा कंसेक्यूटिव बजट था, आपसे वो पूछा जा रहा है। निर्मला सीतारमण जी की बात करें, 30th फाइनेंस मिनिस्टर बने थे इंडिया की। इससे पहले डिफेंस मिनिस्टर भी रहे इंडिया की। और अगर मैं बात करूं इंडिया के सेकंड फीमेल डिफेंस मिनिस्टर और इंडिया के सेकंड फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर भी ये रही है। और उनका यूनिक रिकॉर्ड देखिए, फर्स्ट फुल टाइम वुमेन बने जिन्होंने डिफेंस और फाइनेंस पोर्टफोलियोज को होल्ड करके रखा था। और रिकॉर्ड जुलाई 2025 में पिछले साल ही बन गया था, जहां पर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर की तरह ये आपको देखने को मिले। और बजट स्पीच अगर मैं बात करूंगा तो इन्होंने इस पर 9th बजट स्पीच जो है वो संडे को दी, कि 9th बार बजट इन्होंने पेश करा है। तो ऑप्शन नंबर सी, 9th बजट इनका ये रहा इस बार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने स्क्रीन में है। यहाँ पे कहा गया है, हु डिसाइडेड टू प्रेजेंट द यूनियन बजट ऑन 1 फेब इंस्टेड ऑफ लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। पहले क्या हुआ करता था, जो बजट है ना वो फेब के लास्ट वर्किंग डे में हुआ करता था, यानी कि जो फेब का एंड हो रहा है तब बजट सामने आया करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा है जिसके बाद से बजट 1 फरवरी को आना स्टार्ट हो गया। ये किसके टाइम से हुआ, आपसे वो पूछा गया। फिर किसने करा है ऐसा, पहली बार आपसे वो पूछा गया है। 2017 में जो हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी की बात करेंगे, इन्होंने बजट पहली बार लाया था 1 फेब को। इससे पहले लास्ट फेब को हुआ करता था। तो पहली बार किसने किया, ये अरुण जेटली जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यानी कि क्योंकि आपको पता न्यू फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाता है तो उसमें थोड़ा टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए, इसलिए अर्ली फेब यहाँ पे डिसाइड करा गया था। तो 1 फेब से बजट जो पेश होने जा रहा था। तो अरुण जेटली जी की बात करेंगे, 2017 से प्रोसेस ये वाला स्टार्ट हो चुका था। आज की क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कहा गया है, द सेपरेट रेलवे बजट वाज मर्ज्ड विद द यूनियन बजट इन विच ईयर। पहले क्या हुआ करता था, रेलवे का बजट अलग हुआ करता था। अब रेलवे के बजट को भी मर्ज कर दिया गया, एक साथ लाया गया यूनियन बजट में। सेपरेट बजट नहीं, जो यूनियन बजट आता है ना उसमें रेलवे बजट भी आ जाया करेगा। ये जो है कौन से ईयर से होना स्टार्ट हुआ था, ये मर्जिंग कब से हुई थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। जो सेपरेट रेलवे बजट था जो कि 1924 से चला आ रहा था कि रेलवे बजट सेपरेट हुआ करेगा, ये 2016 में जो है वो मर्ज कर गया था यूनिट बजट के साथ। और 92 ईयर का जो प्रैक्टिस है ना उसे एंड करा गया था। तो यानी कि इसके बाद से क्या हो रहा था, रेलवे बजट और यूनिट बजट जो है कंबाइन आना स्टार्ट हो चुके थे। और मर्जर का प्रोसेस कब करा गया, 2016 में करा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, हु चेंज द बजट प्रेजेंटेशन टाइम फ्रॉम 5 PM टू 11 AM। जैसे आपको मैंने बताया, अरुण जेटली जी के टाइम पे एंडिंग फेब से 1 फेब पर लेकर आ गए बजट को। टाइम भी चेंज हुआ था बजट का, पहले जो बजट है वो इवनिंग 5 PM पर आया करता था, अब इस टाइम को चेंज करके 11 AM का करा गया था। तो किसके टाइम पर किसने चेंज करा था, आपसे वो पूछ रहा है। 4 तरह के ऑप्शन आपके सामने हैं। और टाइमिंग जो बजट की वो भी चेंज करी गई। 1990 तक बजट जो 5 बजे पेश हुआ करता था। फिर बाद में यशवंत सिन्हा की बात करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी उसमें फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। इनके टाइम पीरियड पर बजट का जो टाइम है वो 11 AM पर जो को देखने से मिल चुका था। तो 11 AM बजट का टाइम करा गया था, क्योंकि कहा गया अंग्रेजों के जमाने का हम क्यों लेके चलेंगे, हम इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं, हम अपने हिसाब से करेंगे। तो टाइम 5 PM से 11 AM पर करा गया। किसके टाइम पीरियड पर कर गया, यशवंत सिन्हा तो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कहा जा रहा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनियन बजट रेफर्ड टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
यूनिट बजट को कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन से बजट में आपको देखने मिलता है, कौन से आर्टिकल में ऐसा प्रावधान है, कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 112 जो है वो बताता है कि यूनिट बजट की बात करेंगे, इसको फॉर्मूले क्या बोला करेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला करेंगे। एग्जाम ये भी पूछा जा सकता है यूनिट बजट का क्या नाम है, तो आप बोलोगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका नाम रहता है। कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, कहा गया है इस बार बजट की बात करेंगे, हाउ मेनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स और प्रपोज्ड, कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रपोज करेंगे इस बार बजट में, आपसे वो पूछा गया है। देखो जो प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल रूट हैं तो वो कौन से हैं, एक मुंबई पुणे वाला, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। टोटल कितने हो गए, 7। तो कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रपोज करेंगे इस बार, 7 करेंगे। तो वो ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। आपके सामने स्क्रीन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग प्रपोज्ड हाई स्पीड रेल रूट, इनमें से क्या है जो कि जो आपको 7 रेल रूट बताया ना हाई स्पीड वाले जो प्रपोज करे गए, इनमें से कौन सा नहीं है। देखो जी हमने ये भी देखा, ये भी देखा, ये भी देखा, दिल्ली जयपुर का नाम उसमें नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। कहा जा रहा है द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक ईसीएमएस की मैं बात करूं, ईसीएमएस की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जिसको लॉन्च करेगा पिछले साल यानी कि अप्रैल 2025 में, इसका आउटले कितना था स्टार्टिंग में, आपसे वो पूछा जा रहा है क्योंकि इसमें बजट में इसके बारे में मेंशन करा गया। 2025 में लगभग 22,919 करोड़ के आसपास था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बार जो है ना ये जो आउटले इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का, इसे इंक्रीज करा गया। अब 22,000 लगभग 23,000 से अब इसे कहां पर पहुंचाया गया है, अब अगर मैं बात करूंगा इसे पहुंचा दिया गया 40,000 करोड़ पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट इंक्रीज कर दिया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का, 40,000 तक पहुंचा दिया, 40,000 करोड़ मतलब यूनिट बजट में पेश करा गया है। पर्पस क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में रहे, मेक इन इंडिया की अगर हम बात करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को इंपोर्ट करने के बजाय, बाहर से खरीदने के बजाय खुद मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करें, जैसे पीसीबीज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल्स, बाकी इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबली जैसे मोबाइल फोन में यूज होते हैं, लैपटॉप टीवीज वगैरह में हम खुद बनाएं, तो इसलिए इस बजट को इंक्रीज करा गया है। स्टार्टअप्स वगैरह भी चलेंगे, एम्प्लॉयमेंट वगैरह चलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन 11 की बात करेंगे, यहाँ पर कहा गया है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स आर प्रपोज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। आज के बजट में ना जैसे हाई स्पीड रेल आपको बताया, मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो रेयर अर्थ कॉरिडोर्स के बारे में भी आज के बजट में बताया गया है। कौन से स्टेट में प्रपोज करे गए आपको ये बताया, कौन से स्टेट में हो सकते हैं। देखो जी रेयर अर्थ कॉरिडोर की बात करें, पर्पस क्या है, जो इंडिया की डिपेंडेंसी है ना चाइना में, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं, जो 17 एलिमेंट्स का ग्रुप आपको देखने को मिलता है, जो कि स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, विंड टर्बाइन, फाइटर्स, इन सभी में काम आते हैं, या हमें चाइना से लेने पड़ते हैं। बाकी कंट्रीज की बात करने भी चाइना से लेने पड़ते हैं। तो चाइना पे इसकी डिपेंडेंसी को कम करा जाए, इसके लिए रेयर अर्थ कॉरिडोर्स प्रपोज करेगा हमारे इंडिया में। जो स्कीम का नाम आपको देखने को मिला रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, ये लास्ट ईयर कुछ महीने पहले ही लॉन्च करा गया था। अब कहा गया कि हम डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाएंगे, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो तमिलनाडु 4 स्टेट आपको देखने को मिल रही हैं, वो ऑप्शन नंबर सी में है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें माइनिंग करेंगे, खुद प्रोसेसिंग करेंगे, रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सो दैट चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो सके और हम इस पे थोड़ा सा इंडिया को बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे 4 स्टेट के नाम क्या क्या है आपको मैंने वो बता दिया। एग्जाम में कितनी स्टेट है वो भी पूछ सकता है, आप बोलोगे 4 स्टेट आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, यहाँ पे कहा गया है हाउ मेनी डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द न्यू स्कीम। नई स्कीम के अकॉर्डिंग कितनी डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स एस्टैब्लिश करी जाएगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स जो है वो सेटअप करने जा रहा है, जो कि यूनियन बजट में जो इस बार इसके बारे में मेंशन करा गया। पर्पस क्या केमिकल पार्क्स का, कि जो केमिकल प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा, इंपोर्ट जो हम करते हैं उसको थोड़ा सा उसमें बेनिफिट मिलने वाला है, हम इंपोर्ट करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। और ये जो पार्क्स होंगे वो स्टेट्स कंपीट करेंगे, जो जीतेगा वहां पर केमिकल पार्क्स बनाए जाएंगे। फिर वहां पे जो भी कंपनी वगैरह होगी उसे लैंड, इक्विपमेंट सब कुछ देखने को मिलेगा, बस फिर काम वगैरह करना है। और इसलिए बजट एलोकेशन की बात करें, 600 करोड़ का बजट भी इसके लिए एलोकेट करा गया।
और पहली बार डायरेक्ट बजट सपोर्ट दी गई है केमिकल पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 3 केमिकल पार्क जो है वो सेटअप करी जाएगी इंडिया में। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला, 600 करोड़ का बजट इसके लिए देखने को भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, कहा जा रहा है हाउ मेनी न्यू नेशनल वाटरवेज विल बी ऑपरेशनलाइज्ड इन नेक्स्ट 5 इयर्स, अगले 5 सालों में कितने आपको नए नेशनल वाटरवेज देखने को मिलेंगे। नेशनल वाटरवेज की बात करेंगे, कितने देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कहा कि 20 नए नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनलाइज करे जाएंगे, तो 20 नए वाटरवेज आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। टाइम फ्रेम 5 सालों का सेट करा गया है। और जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट करेंगे ना वाटरवेज वाला, ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, नेशनल वाटरवे 5 से इनिशिएटिव स्टार्ट होगा। नेशनल वाटरवे 5 आपको उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो पर्पस के जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होगा वो प्रमोट होगा, लॉजिस्टिक की कॉस्ट कम हो जाएगी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कार्गो मूवमेंट इजी हो जाएगी, इंडिया को बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो कितने हैं 20, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहा गया नेशनल वाटरवे 5, क्योंकि आज के बच्चे मेंशन करेगा तो एग्जाम में पूछ सकता है कि नेशनल वाटरवे 5 कहां पर आपको देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है हाउ मेनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स आर प्रपोज्ड फॉर डेवलपमेंट, कितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करेंगे हम डेवलप करेंगे, आज के बजट में मेंशन करा गया। देखो जी 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स डेवलप करी जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इन साइट्स में कुछ साइट्स के मेंशन भी करा गया, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे, लोथल जो कि गुजरात में है, धोलावीरा जो कि गुजरात में, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। इन साइट्स को और डेवलप वगैरह करा जाएगा। बुद्धिस्ट हिस्टोरिकल साइट्स की बात करेंगे, सारनाथ यूपी में, हस्तिनापुर यूपी में, इनको भी करा जाएगा। तो 3 2 5 तो आपको ये बता दिया, बाकी ले पैलेस लद्दाख की बात करेंगे, इसको भी जो है डेवलप करा जाएगा। तो हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करा जाएगा, इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री देखने को मिलेगी, पब्लिक एक्सेस होगा एक्सकेवेटेड साइट्स में, तो ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स की बात करेंगे, उन्हें डेवलप करा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी तक मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे। अगर आपने बजट आकर देखा है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं सभी के सभी क्वेश्चन करके चले जाना। इसके बाद अगर डेप्थ पढ़ना है तो पढ़ लेना, बट इतने क्वेश्चन जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है विच मिशन 2.0 हैज बीन अनाउंस्ड टू बूस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। 2.0 मिशन कौन सा लाया गया है जिससे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करा जाएगा। तो 4 मिशन के नाम आपको बताए गए हैं। ये हमारे पास मिशन बनता है इंडस सेमीकंडक्टर मिशन, ISM 2.0 की बात करेंगे। ये मिशन है जिसका पर्पस है कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करा जाए। इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, इसलिए लाया गया है। और बाकी सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मटेरियल्स को इंडिया में ही प्रोड्यूस किया जाए, बाकी सप्लाई चेन वगैरह स्ट्रेंथ बने, फॉरेन डिपेंडेंस कम हो जाए, ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, कहा जा रहा है व्हाट इज द साइज ऑफ द प्रपोज्ड SME ग्रोथ फंड। SME ग्रोथ फंड इस पर कितना आपको देखने को मिल रहा है। SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करेंगे। 10,000 करोड़ जो फंड है वो अनाउंस करेगा आज के बजट में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्पस है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट करा जाएगा और 200 लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो है वो रिवाइव करे जाएंगे पूरे इंडिया में। और एडिशनल 2,000 करोड़ जो है वो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड में जो है वो ऐड करे जाएंगे। और एक डाटा वहां पे शेयर करा गया कि उद्यम पोर्टल की अगर बात करेंगे, हम 5.9 करोड़ MSMEs की बात करेंगे, उन्होंने रजिस्टर वगैरह भी करा है। ये डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन 17 की बात करेंगे, कहा जा रहा है विच इनिशिएटिव रिलेट्स टू क्रिएटिव इकोनॉमी इन स्कूल्स। इस बार बजट में कुछ क्रिएटिव इकोनॉमी की बातें भी करी गई है। तो कौन सा इनिशिएटिव रिलेट कर रहा है इस क्रिएटिव इकोनॉमी से, स्कूल्स वगैरह से रिलेट करके आपको कहा जा रहा है। तो वो है इंडिया का AVGC सेक्टर। ए का मतलब एनिमेशन, बी का विजुअल इफेक्ट्स, जी का गेमिंग, सी का कॉमिक्स। तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स की बात करेंगे, वो रैपिडली ग्रो कर ही रहा है। और इंडस्ट्री को एक्सपेक्टेशंस की 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी 2030 तक। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई की बात करेंगे, सपोर्ट करने जा रहा है। प्लान है कि AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में आपको देखने को मिलेंगी और 500 कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेगा। पर्पस आपको देखने को समझ आ ही गया। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स की बात करेंगे, ये रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, इसी के इस तरह की बातें यहाँ पर करी गई हैं। क्वेश्चन 18 की बात करें, कहा जा रहा है विच सेक्टर्स रिसीव कस्टम ड्यूटीज एग्जम्पशन। आज के बजट में कई सारे एग्जम्पशन आपको देखने को मिले कस्टम ड्यूटी को लेकर। कौन से सेक्टर की बात करेंगे, 3 सेक्टर हैं, इनमें से कौन से सेक्टर में आपको एग्जम्पशन देखने को मिले कस्टम्स ड्यूटी की, तो एक बार देख लेते हैं। हालांकि कई सारे सेक्टर हैं, हेल्थ केयर और मेडिसिन की बात करें, कैंसर ड्रग्स, रेयर डिजीज ड्रग्स,
लाइफ सेविंग मेडिसिन में आपको नहीं देखने को मिलेंगे ये कस्टम ड्यूटी वगैरह टैक्स वगैरह ना, तो इसका मतलब तो ऑप्शन में है नहीं, बट इसमें भी एग्जाम्पशन देखने को मिल रही है। क्लीन एनर्जी क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, जैसे लिथियम आयन बैटरी की बात करेंगे, इसमें एग्जाम्पशन करे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में माइक्रोवेव ओवन पार्ट्स, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, इनमें एग्जाम्पशंस देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी तो एग्जाम्पशन है। एविएशन डिफेंस की बात करेंगे, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स की बात करेंगे, उसमें भी एग्जाम्पशंस देखने को मिल रही है। न्यूक्लियर पावर की बात करेंगे, उसका जो गुड्स वगैरह सामान है उसमें भी आपको देखने को मिल 2035 तक, यानी कि तीनों के तीनों में एग्जाम्पशन है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाकी आपको सब कुछ स्क्रीन में देखने को मिल ही रहा है। क्वेश्चन 19 की बात करें, कहा जा रहा है ड्यूरिंग हर 83 मिनट स्पीच, 83 मिनट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की बात करें, उन्होंने अनाउंस करा कि यूनियन गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए, वहां पे बताया कि 83 मिनट की स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया है कि गवर्नमेंट जो वो 1 गर्ल्स हॉस्टल, एक गर्ल्स का हॉस्टल हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली इंडिया के 800 डिस्ट्रिक्ट में आपको गर्ल्स हॉस्टल जरूर देखने को मिलेगा, जिससे वो एक्सेस कर पाए हायर एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के लिए इजी बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, एस्टैब्लिश एटलीस्ट वंस गर्ल हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इस तरह की और भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। कंसीडर द फॉलोइंग अनाउंसमेंट्स मेड इन द यूनिट बजट, जो यूनिट बजट 26-27 का देखने को मिल रहा है ना, इनमें से कौन सी अनाउंसमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है वो स्टैब्लिश करे जाएंगे, जो ईस्ट को वेस्ट से कनेक्ट करने का काम करेंगे। दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया कि 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा स्टैब्लिश करे जाएंगे। ऑप्शन 3 में कहा गया नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसको अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी देखने को मिलेगा। और स्टेटमेंट 4 में कहा जा रहा है गवर्नमेंट 1.4 लाख करोड़ जो स्टेट्स को देने जा रही है एज फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है वो देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं सभी के सभी स्टेटमेंट सही है। तो 1 2 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आपके सामने स्क्रीन में है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।